एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो चलो बढ़ते हैं अभी अपने लास्ट सेशन जो कि रहेगा हमारा फॉर द एनालिसिस ऑफ योर क्वेश्चन पेपर जनरल स्टडीज दैट इज ऑफ योर प्रीलिम्स यूपीएससी 2025। तो आज अभी जो भी हमारा कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, जैसे कि करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस, उसमें ऑर्गेनाइजेशंस अलॉन्ग विद स्पोर्ट्स एंड ऑल, तो वो क्वेश्चंस की पहले डिस्कशन करते हैं, फिर छोटी सी डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग योर कट ऑफ। तो अभी बेटा इसके अंदर हमारा जो क्वेश्चन है वो 12th है एंड दिस इज सेट डी, और इसमें इसको मैंने करंट अफेयर की सेक्शन में डाल दिया अलग से। नाउ दिस इज इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर व्हिच विल कनेक्ट। तो ये बहुत बार आपने आई होप सो पढ़ा होगा विदाउट एनी डाउट, और इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है इसकी ऑप्शन के अंदर। सो इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान, दिस इज योर राइट आंसर। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 13 के अंदर हम देखें, बिकॉज ये क्वेश्चन भी मैंने करंट में ही डाला है, that statement 1 है of the two major ethanol producers in the world, Brazil and United States of America, former produces more ethanol than the later। इस बार वर्डिंग काफी चेंज करके अच्छे से आपके लिए डिफरेंट प्रेजेंटेशन की गई है क्वेश्चंस की। तो ब्राजील जो है वो क्या ज्यादा प्रोड्यूस करता है इथेनॉल अमेरिका से? आई डोंट थिंक सो। सो ये आपका रॉन्ग है। सेकंड, अनलाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर कॉर्न इज द प्रिंसिपल फीडस्टॉक, ये हमेशा पता है हमें, वो कॉर्न बेसिकली उगाते ही इसलिए है। और शुगर केन इज द प्रिंसिपल फीडस्टॉक फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन इन ब्राजील, जबकि ब्राजील में जो है वो मेनली शुगर केन से एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है, एंड दिस स्टेटमेंट इज राइट। और इस तरह से अगर हम ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट नहीं है, तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो हियर डी शुड बी अवर आंसर। Now continuing with next question, 42nd question, consider following statements respect to BIMSTEC. और first is it is a regional organization consisting of 7 member states till January 2025. Yes, इसमें 7 member states है, इसमें कोई डाउट नहीं है। till January 2025 थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए किया गया है। अब आई डोंट नो कि इसको यूपीएससी कैसे फॉलो करती है, अदरवाइज अभी तक 7 मेंबर है, कोई चेंजेस नहीं आई है, जनवरी तक भी थे, तो इसको वैसे मेरे हिसाब से तो करेक्ट स्टेटमेंट ही मानना चाहिए, बट वी नेवर नो। टिल का मतलब ये तो नहीं है कि अब उसके बाद इंक्रीज हो गए हैं, ये कहना चाह रहे हैं, बट जहां तक मेरा ख्याल है हमें खुद से नहीं चीजों को समझना चाहिए, तो ये हम इसको करेक्ट ही बोलेंगे, बिकॉज ये बात में कोई डाउट नहीं है कि हाँ जनवरी तक भी जो है इसके 7 मेंबर ही है। और सेकेंड इज रॉन्ग, बिकॉज ये ढाका डिक्लेरेशन 1999 नहीं है, दिस इज रॉन्ग। थर्ड में आपको बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल आ रहा है। सो नेपाल इज एक्चुअली, नेपाल ने बाद में ज्वाइन किया, नेपाल जो है वो आपका फाउंडर मेंबर नहीं है। और बिम्स्टेक जो है एक सब सेक्टर इसका टूरिज्म, वो इंडिया के अंडर है। यस, दिस इज राइट। सो इन दैट सेंस आपका 1 and 4 शुड बी द आंसर, सो सी शुड बी योर आंसर। और वैसे भी अगर हम फर्स्ट को निकाल दें तो अकेला 4 हमारे पास आंसर नहीं है, सो इसको हमें करेक्ट ही मानना है। सो इन दैट सेंस सी जो है वो आपका राइट आंसर होना चाहिए 42nd क्वेश्चन की। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे हमारा रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी द 47th क्वेश्चन। इसको देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ब्रिक्स। 16th BRICS summit was held under the chairship of Russia and Kazan. Yes, right statement है। Indonesia has become a full member of BRICS, और इंडोनेशिया डेफिनेटली फुल मेंबर बन चुका है ब्रिक्स का रिसेंटली 2024। एंड द थीम ऑफ 16 ब्रिक्स समिट वाज स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरल। नाउ यहाँ थोड़ा सा चुस्ती की है यूपीएससी ने, तो ये मल्टीकल्चरल जो टर्म है दैट इज रॉन्ग, उसमें मल्टीलेटरल है, मल्टीकल्चरल बिल्कुल भी नहीं है। सो इस वजह से स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। सो फर्स्ट 1 and 2 जो है ये सही है, सो इन दैट सेंस ए जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आ रहे हैं 49th क्वेश्चन पे, जो कि स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है, और मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगा बिकॉज इस तरह से डाटा चेंज करके यूपीएससी बहुत ही कम, आई डोंट थिंक सो ऐसे कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट्स वेरी फनी ऑल्सो कि स्कोर्स को चेंज करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो खो खो वर्ल्ड का फर्स्ट है क्वेश्चन बनता था, हेल्ड इन दिल्ली, सही है। Indian men beat Nepal with a score of 78-40 with the final to become world championship in men's category। ये बात सही है, men's category में इंडिया ने नेपाल को हराया। इतना याद रखते हैं सारे, लेकिन कितने स्कोर से हराया आई डोंट थिंक सो ये कोई याद भी करता है, और करना भी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को छोड़ के आते ज्यादा अच्छा था, बिकॉज इतना स्कोर नहीं याद रहता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स ने इसको किया होगा, क्योंकि फर्स्ट खो का तो उसके बारे में पढ़ के ही गए होंगे, और इंडिया नेपाल सही आपको मिल रहा है कॉम्बिनेशन, बट आपका क्वेश्चन अनफॉर्चुनेटली गलत होने वाला है। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ द स्कोर।
थर्ड में इंडियन विमेन बीट नेपाल, अगेन दिस स्टेटमेंट इज राइट, लेकिन यहाँ पे फिर से स्कोर में गड़बड़ की है, स्कोर इन्होंने वाइस वर्सा कर दिया है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो, थर्ड भी गलत हो जाती है, तो इन दैट सेंस ओनली वन इज लेफ्ट। लेकिन ये बहुत ही बेवकूफों वाला क्वेश्चन था और वेरी अनफॉर्चुनेट जिन लोगों ने इसको ट्राई किया होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो किसी ने सही सॉल्व भी किया होगा, बिकॉज हम कभी भी कितने स्कोर से कोई जीत रहा है ये नहीं करते हैं। तो एनीवेज अब मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आगे से आप इसको लर्न किया कीजिए, ऐसा क्वेश्चन हो थोड़ा ध्यान ही देना है, सो अदरवाइज यू कैन लीव सच क्वेश्चंस ऑलवेज, इट्स वेरी जो है सुजेस्टेबल। 50th क्वेश्चन इन अगेन स्पोर्ट्स में से है, इन द फाइनल्स ऑफ 45th चेस ओलंपियाड 2024 मुकेश दवराजू बिकेम वर्ल्ड्स यंगेस्ट विनर आफ्टर डिफीटिंग रशियन प्लेयर। तो यहाँ पे विनर इज राइट, लेकिन रशियन प्लेयर को उन्होंने नहीं हराया, सो दिस इज रॉन्ग, सो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। अभिमन्यु मिश्रा अमेरिकन चेस प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड बिकमिंग वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर, ये अच्छी स्टेटमेंट है, ये सही है, तो सेकंड इज राइट, सो बी होना चाहिए। लेकिन इससे आप थोड़ा सा इशारा भी ले सकते हो कि आगे से आप स्पोर्ट्स को अब सीरियसली लेना शुरू कर दो और स्पोर्ट्स को भी थोड़ा माइन्यूटली स्टडी करो, बिकॉज ये वो सेक्शन है जिसको कि हम उतना ध्यान नहीं देते और इन फ्यूचर इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन हमें आ सकते हैं, ये आप इशारा थोड़ा सा यहाँ से समझ लेना बेटा। नेक्स्ट इज 61st क्वेश्चन एंड कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज जो कि आपके मेंबर हैं नेटो के। ये मच एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो तैयार होने ही चाहिए। सो ऑस्ट्रिया नहीं है, बल्गेरिया है, क्रोएशिया है, सर्बिया नहीं है, स्वीडन है और नॉर्थ मैसेडोनिया भी है। तो इस तरह से सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ और चार जो है हमारे सही हो जाते हैं, सो इन दैट सेंस बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सो दिस इज इजी क्वेश्चन और इसको आपको तैयार भी करके जाना चाहिए था। नेक्स्ट इज 70th क्वेश्चन बेटा, which of the following statement is like true about, करेक्ट पूछा गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एज मेजॉरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल्स आर विद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, सही है। इट वाज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो, सही है, दोनों सही है, इन दैट सेंस हमारा सी यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट इज 95th क्वेश्चन, which one of the following launches nature solution finance hub for Asia and Pacific? अगेन इस तरह के क्वेश्चंस ऑलवेज एक्सपेक्टेड हैं हमारे लिए, सो दिस इज एडीबी ने जो है इसको लॉन्च किया था। सो इस तरह से हमने पूरा पेपर अभी तक जो है वो सॉल्व कर दिया है अंडर डिफरेंट हेड्स बेटा। तो अभी टाइम है हमारा ये देखने का कि कट ऑफ क्या रहेगा इस बार। वैसे बेटा इस तरह की डिस्कशन से मैं हमेशा बचती हूँ, आई हार्डली प्रोडिक्ट सच काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज मुझे पता है कि ये सब प्रोडिक्शंस करनी मतलब इट्स जस्ट अ हंच ओनली, बिकॉज आप इसको नहीं एग्जैक्टली कर सकते कि कितना कट ऑफ रहा होगा। हाँ, थोड़ा अंदाजा लेना चाहिए, लेना ही पड़ता है ताकि आप अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सको कि वो मेंस की तैयारी कैसे करें या क्या उनका आगे फर्दर शेड्यूल होना चाहिए। इस बार के पेपर को अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो क्या आपका पेपर कैसा था, तो इसमें कुछ पॉइंट्स डेफिनेटली जो है वो निकल कर आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक तो आपका पेपर जो इस बार है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, तो अब आप ये बात को समझ लो कि आने वाला टाइम भी और अब भी वैसे अभी तक आपको ये समझ आ जाना चाहिए था कि ये सब बोलना कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर लोगे, कुछ थे 2-3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड के साथ हो रहे थे और उससे ही काम चल जाता है, ज्यादा चीजों को उतना समझने की जरूरत नहीं है, तो वो आप भूल जाओ, वो दिन लग चुके हैं। यू हैव टू बी वेरी मच क्रिस्टल क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स, तो फैक्ट्स भी अपनी जगह पे हैं, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से दिमाग में बिठाओ और वो बिठाना भी चाहिए, बिकॉज उसी से ही आपका मेंस क्लियर होता है, राइट। तो कंसेप्चुअल था जो ऐसे मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड रहता है, और यूपीएससी इज नोन फॉर चेंजिंग ट्रेंड, हो सकता है अगले 2 साल में वो फैक्चुअल में ज्यादा आ जाए, बट डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट्स आपकी हमेशा क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज तभी आप मेंस का एग्जाम कर सकते हो। उसके बाद फिर बचा यस लेंदी था, टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम का प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा आपको दिख रहा था इस एग्जाम के अंदर, बिकॉज हर क्वेश्चन को पढ़ना पड़ रहा है, ऑप्शंस को भी करना पड़ रहा है, एंड फिर अगेन यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है कि चेंज इन ऑप्शन स्टाइल। सो जो आपकी ऑप्शन की जो स्टाइल है वो उसमें एक नया फिर और पैटर्न जो है वो इन्होंने ला दिया, जो कि मुझे पता है अभी शायद देखने में अजीब नहीं लग रहा, लेकिन
एग्जामिनेशन हॉल में आपको लग सकता है। और अभी जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो आराम से किए, बिकॉज हम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे हैं। तो ये बात तो सर्टन है कि उस 2 घंटे के टाइम पीरियड में उस स्ट्रेस में काम करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। तो उसमें तब हम ऐसे नहीं कह सकते कि जितना ईज हमें अब यहाँ पे लग रहा है वो तब उस टाइम पे लग रहा होगा, तो वो भी एक फैक्टर है। और अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो सबसे खतरनाक अब तक जो आपका टॉपिक रहता है, जो मैं अक्सर क्लास में बोलती भी हूँ, वो है हिस्ट्री। जिसको पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन इस बार जो है वो आपका जो हिस्ट्री है वो कंपैरेटिवली इजी वाली कैटेगरी के रहेगा है। कॉन्स्टिट्यूशन जो जनरली बहुत ही इजी और केक वॉक माना जाता है, इस बार थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में ही रहा है। और उसके बाद अगर अलग अलग से हम कैटेगरी वाइज एनालिसिस करें तो अलग से नहीं समझ में आ रहा कि बहुत टफ है। जैसे कि ज्योग्राफी है, अब ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैप बेस्ड हैं, तो ये भी प्रेडिक्टेबल ही होता है कि आपके क्वेश्चंस मैप बेस्ड आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको क्वेश्चंस आए हैं जिसमें कि उनकी ऑप्शंस नहीं अच्छे से हम वे कर पा रहे, डायरेक्ट नहीं है, थोड़े से इनडायरेक्ट वे में है, जैसे कि कोल गैसिफिकेशन वगैरह वाला क्वेश्चन है, तो वो हम इजी नहीं कह सकते, उसको हम मॉडरेटली से हम डिफिकल्ट लेवल की तरफ ही उसको जो है वो लेके जाएंगे। इस बार कौन सा एरिया बहुत कम आया है, दैट इज योर एक्चुअली कल्चर वाला पार्ट, उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं। देन बेटा इन्वायरमेंट भी थोड़ा सा टिकलिश है अगर हम देखें तो, लेकिन फिर भी हम कहें कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो ऐसा नहीं है। अलग अलग कंपोनेंट में देखें और आराम से अगर कूल माइंड से देखें, इस टाइम तो उतना टफ नहीं लग रहा, बट एग्जामिनेशन हॉल में लेंदी होने की वजह से और कंसेप्चुअल होने की वजह से और आपके लिए एकदम से शॉक की 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं, और एलिमिनेशन मेथड ना के बराबर होने की वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स होने की वजह से इस पेपर को फिर भी मैं जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उनके लिए बेटा मैं इजी वर्ड नहीं यूज करूंगी, बिल्कुल भी इजी पेपर तो उस हिसाब से कभी भी नहीं है, और वैसे भी यूपीएससी कभी इजी पेपर देगा भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसको जो है वो बहुत डिफिकल्ट था ये भी मैं नहीं कहूंगी, इसको मैं मॉडरेट टू जो है वो आपका डिफिकल्ट के लेवल में रखूंगी, ठीक है। यस, मूविंग मोर टुवर्ड्स आपका डिफिकल्ट था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इट्स अ माइंड गेम एक्चुअली, प्रीलिम्स को क्लियर करना एक माइंड गेम है, वहां पे स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी लेना नहीं है, आपको अपनी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। तो अगर मैं सिंपली जनरल स्टडीज को देखूं तो मेरे हिसाब से फिर इसका कट ऑफ डेफिनेटली आपका हर हाल में मोर देन जो है वो 85 रहने वाला है, मोर देन 85, और इट कैन गो टुवर्ड्स 90। लेकिन वहीं पे ही बात आ जाती है सी सेट के पेपर की, जो कि इस बार वैसे मैंने उसको थ्रेडवियर एनालिसिस नहीं किया, लेकिन स्टूडेंट्स को मिलने के बाद एक सिंपल लुक देने के बाद डेफिनेटली इसको हम डिफिकल्ट लेवल में रख सकते हैं। तो इसका इंपैक्ट भी आपके जनरल स्टडीज के ऊपर आएगा। कितना आएगा? डेफिनेटली ये 90s में तो नहीं जाने वाला है, 90 से नीचे ही रहने वाला है। पिछली बार आपका कट ऑफ 87 पॉइंट समथिंग है, और 88 भी अगर हम इसको मान लेते हैं तो इस हिसाब से थोड़ा सा कट ऑफ डाउन जाएगा। ये गेम है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आई एम नॉट वेरी श्योर और आई डोंट लाइक प्रेडिक्टिंग थिंग्स, और ना ही मुझे अच्छा लगता है कि बाद में बोलूं कि मेरी प्रेडिक्शन अच्छी रही है, मैंने सही बोला है। इस वजह से इन सब बातों में मैं नहीं पढ़ती हूँ। जस्ट हैव अ हंच ओवर दिस, ताकि हम थोड़ा कॉन्फिडेंटली अपना मेंस की तैयारी कर सके। तो मैं इसको बोलूंगी कि 80 to 85 वाला जो बच्चा है वो कंफर्टेबल है, 80 से अबव है, मेंस की तैयारी अच्छे से करनी शुरू कर दो। 85 से अबव वाला थोड़ा मेरे हिसाब से कंफर्टेबल होना चाहिए इस बार, बिकॉज आपका सी सेट इज टफ। सो 80 से अबव वाले आप अपनी तैयारी करनी शुरू कर सकते हो। सो हो सकता है 81 चला जाए, 82 चला जाए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि एग्जैक्टली 80 ही होने वाला है, राइट, बट फिर भी आपको तैयारी करना शुरू करना चाहिए। शुरू क्या, इनफैक्ट मेरे कहने का मतलब है कि फाइनल लेवल पे उसको ब्रश अप करना शुरू करना चाहिए, बिकॉज मेंस की तैयारी अभी अराउंड 82 डेज है मे बी आपके मेंस के बीच में,
अभी मेंस का एग्जाम होने वाला है, तो इस 82 डेज में मेंस की तैयारी शुरू नहीं होती है, खत्म होती है। मेंस की तैयारी ब्रशअप होती है, मेंस की तैयारी को और बेटर किया जाता है। तो जो लोग ऑलरेडी तैयार बैठे हैं मेंस के साथ, उनको 80s में स्कोर करने के बाद अब अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए। तो जो लोग तैयार हैं वो बस आज का दिन मैक्सिमम रिलैक्स कर ले और कल से ही वो स्टार्ट हो जाए अपने पूरे टाइम टेबल के साथ और मेंस की तैयारी के लिए। मेंस को एकदम से आप अपने क्वेश्चन राइटिंग एंड एवरीथिंग और उसको आप उसमें जुट जाओ। और जो लोगों का मेंस अभी तैयार ही नहीं है उनके लिए क्वेश्चन ही नहीं बनता, उन्होंने शायद अपने आप को चेक करने के लिए एग्जाम दिया है, तो सो दे कैन वेट एंड वॉच, दे कैन सी कि वो क्या करना चाहते हैं। तो वेट एंड वॉच, लेकिन क्यों करना? अगर आपका आईएएस मेन एम है तो भी आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज तभी तो आईएएस क्लियर होगा। अभी इसके अलावा फिर से प्री में जुट जाओगे अगले साल तक क्या? फिर वेट करोगे आप अपने कट ऑफ के लिए? नो, नॉट एट ऑल। तो सम अप क्या निकला? मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ और बहुत हो गया, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो और टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ। जो करके आए थे वेल एंड गुड। एक बार मैंने आपको कुछ यहाँ पे अपने लेवल पे कीज प्रोवाइड कर दी है, यस गो थ्रू आप। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग देते हैं उन इंस्टीट्यूट्स की भी आप देखो जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबकी स्कोरिंग की आप देख सकते हो, बिकॉज कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली बिकॉज जैसे कि आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो वहां पे जब बोल रहे हैं कि सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट क्या एग्जैक्टली इसको एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है किसी किसी क्वेश्चन के अंदर। तो वहां पे हो सकता है थोड़ा से कुछ स्कोरिंग में चेंजेस हो हमारी इन कंपैरिजन टू यूपीएससी। तो आप 3-4 और इंस्टीट्यूट का देख सकते हो। जस्ट आज का दिन ही आप इसको देखो और ऑन एन एवरेज आप देखो कि आप कहाँ पे लाइक करते हो। तो अगर आप 80s के अबव जा रहे हो तो बिल्कुल टेंशन मत लो और आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। 80s से थोड़ा सा नीचे हो, हाँ थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यूपीएससी को आपने अपना एम बनाया है तो गो फॉर मेंस। और लाइफ में आपके 2-3 साल आप डेफिनेटली सिविल सर्विसेज को जरूर दो, उससे ज्यादा टेंशन कभी भी मत लो। टेंशन नहीं लेनी, पढ़ाई करनी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करनी है, वर्कआउट करना है, मैजिकल रूल्स से दूर रहना है, बिकॉज कोई भी सक्सेस का मैजिकल रूल नहीं होता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और ये मेरा छोटा सा एफर्ट था, मैंने अपनी तरफ से आपके लिए बेस्ट किया और इसमें कुछ हो सकता है, कुछ आंसर्स गलत भी हो सकते हैं, मेरे आंसर्स हो सकता है यूपीएससी के साथ मैच ना भी करे, बिकॉज ये डिस्क्लेमर हमेशा एक टीचर को भी दे देना चाहिए, बिकॉज गलतियां किसी से भी हो सकती हैं और हो सकता है कुछ कई आंसर्स के अंदर सब्जेक्टिविटी होती है, वहां पे हमारा मैच ना करे किसी के साथ जो है। यूपीएससी के साथ भी ऐसा हो सकता है, बट उससे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, उससे 10-10 मार्क्स का डिफरेंस नहीं आता, 1 या 2 मार्क्स का डिफरेंस होता है। यूपीएससी से भी गलतियां होती हैं, वहां पे वो भी अपने आंसर शीट्स को जो है वो उनकी स्कोरिंग को सही करते हैं, तो दैट इज फाइन। लेकिन वो कभी भी इतना नहीं होता कि हमारे रिजल्ट में ड्रास्टिक चेंज आ जाए। तो इस एफर्ट को मैंने आपके लिए किया, प्लीज आप मुझे फीडबैक भी दीजिए इसके बारे में। और इसके बाद बस आज का दिन इज एनफ, इसके बाद एनालिसिस करने के बाद आप अपना डिसाइड करो कि आपने अभी आगे जाके क्या करना है। तो मिलती हूँ, पूरी कोशिश है कि सीसेट का पेपर भी आपके लिए, मैं उसके लिए भी वीडियोस बना सकूं, उसको भी मैं डिस्कस करा सकूं। तो I'll try। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ मेंस। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हो, आपका एम है कि मुझे बनना ही बनना है, तो कुछ भी टेंशन नहीं है। मेंस की तैयारी में जुटो, ब्रश अप करो, फाइनलाइज करो चीजों को, अच्छे से लिख कर देखो, बार बार अपने आप को रीचेक करो, रीराइट करो अगेन एंड अगेन। राइट? थैंक यू सो मच।